नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी एकजना ज्योतिष शास्त्रका विज्ञसँग कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो युग आधुनिक युग हो, विज्ञानको युग हो। केही वर्ष अघिसम्म, केही दशक अघिसम्म त ज्योतिष शास्त्रलाई त्यति विश्वास गरिँदैन थियो, तर पछिल्लो समयमा विज्ञानले नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गरेको छ। भनिन्छ अहिले ज्योतिष शास्त्र अघि छ, विज्ञान पछि छ। ब्रह्माण्डका विभिन्न ग्रह उपग्रहहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान विज्ञानभन्दा पहिले ज्योतिष शास्त्रले गरेको छ। वास्तवमा यो सत्य नै रहेको छ। आज हामी ज्योतिष शास्त्रको प्रादुर्भाव कसरी भयो, नेपालमा यसको प्रवेश कसरी भयो, ज्योतिष शास्त्र र विज्ञानको सम्बन्ध, यसैगरी मानव मात्रको वर्तमान, भविष्य र भूत ज्योतिष शास्त्रबाट ठ्याक्कै कसरी मिलेको लगायतको विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका भारत च्याप्टरका सभापति एवं विश्व ज्योतिष महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष आचार्य अशोक कुमार मिश्र। यहाँलाई नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। I convey my greetings to all the viewers of Nepal Khoj TV, and this is a great moment for me, very important moment for me that your channel invited me this time. I am very happy to come here. सर्वप्रथम यो बताइदिनुहोस् न, ज्योतिष शास्त्र के हो? ज्योतिष शास्त्र वेद को अंग हो। 6 वेदांग हैं। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ वेदा, एंड वेदा इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस यूनिवर्स। वेदो अखिलम धर्म मूलम, ऐसा कहा जाता है। तो वेद मूल चीज है, उसी से सब कुछ निकला है। संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सबका बीज, सबका रूट वेद में है। वेद के 6 अंग माने गए हैं, 6 पार्ट्स। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पवट पठ्यते, ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधितैव ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा कहा गया है। वेद पुरुष का जो नेत्र है, जो आई है, आँख है, वो ज्योतिष शास्त्र है। जिस प्रकार हम अपने आँखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र की मदद से हम भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यसको महत्व ज्योतिष शास्त्रको धेरै नै छ। देयर इज ग्रेट इम्पोर्टेन्स अफ एस्ट्रोलोजी। राइट, ऑफ कोर्स। एक समय ऐसा था कि पूरा संसार ज्योतिष शास्त्र के अधीन था, ज्योतिष शास्त्र के तहत था, उसके नीचे था। वेद में कहा गया है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञा, तस्माद् इदम काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद सह वेद यज्ञम। कर्म, एक्शन का जो विधान है, जो उसका टेक्निक है, तरीका है, वो वेद में है। और वेद का, उसका कब कैसे अनुष्ठान करना है कर्म का, इसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। कर्म अच्छा फल तभी देगा जब वो सही समय पे किया जाए, राइट टाइम पे किया जाए। तो ये जो बात है, ये जो टेक्निक है कर्म करने की, ये हमें ज्योतिष शास्त्र वेद से प्राप्त होता है। Some people don't believe astrology. What do you say about them? I will say that astrology is not merely a subject. It's not a type of science. It's super science. ये साइंस से ऊपर की चीज़ है। आपने जैसे शुरू में कहा था कि साइंस पीछे है, स्पिरिचुअलिटी, वेदा, ज्योतिष शास्त्र ये आगे है। अभी साइंस को समय लगेगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारा यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो ज्योतिष शास्त्र को, इसके महत्व को समझे, हमारे जो वेदांग हैं उनके महत्व को समझे और उसको अपने जीवन में लाए, उसको अनुभव करे। जब उसको अनुभव होगा, केवल कह देने से कि नहीं मैं नहीं मानता, बात पूरी नहीं होती है।
किसी बात का हम इनकार करते हैं तो हमें एक सही टेक्निक से उस बात का खंडन करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं उन्हें सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अगर इस शास्त्र के अनुसार उनको परिणाम रिजल्ट मिलता है देन इट्स ओके। अगर नहीं मिलता है तब वो कहें कि ये मिथ है, ये सुपरस्टिशन है, तब ये अच्छा लगता है। मैं कहूँगा कि पहले आप अप्लाई करो। It is said astrology is the god of science. How much do you believe? How can you justify this? Yes, of course. You said very right. जो वेद है वो ईश्वर से भी पहले है। ईश्वर वेद ज्ञान का आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और ज्योतिष शास्त्र वेद का एक अंग है, तो वो ईश्वर से भी ऊपर है। तो यू सेड राइट, वेरी राइट। ज्योतिष शास्त्रको प्रारम्भको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कसरी यसको प्रारम्भ भएको मानिन्छ, कहिले प्रारम्भ भयो? Very good question, very good question. In our Sanatan religion, Hindu Dharma, there is a concept that this world, this universe was created by Brahmaji. But Brahmaji took the shelter of knowledge of Veda. Then he created this universe. Means Veda is beyond a starting period of this universe. वो पहले से है, ज्योतिष शास्त्र पहले से है, दुनिया बाद में आई, ये सृष्टि बाद में आई, ज्योतिष शास्त्र उसके पहले है। एक दूसरा तर्क भी हम लोग देते हैं कि जिस दिन इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, इस संसार की सृष्टि की शुरुआत हुई, उस दिन से ज्योतिष शास्त्र है। ठ्याक्कै ज्योतिष शास्त्रको उत्पत्ति चाहिँ भारतमा भयो, नेपालमा भयो या अरू कुनै देशबाट भएको थियो? वेरी गुड क्वेश्चन। ज्योतिष शास्त्र ये जो पूरा क्षेत्र है, नेपाल, भारत, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ईरान टू थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, all these were areas were called at that time Jambudweep. Jambudweep, have you heard? Of Yes, course. I have listened. Jambudweep. Jambudweep is the abode of rishis, munis, gyanis, scholars, highly knowledgeable people who attended the highest knowledge. So, of course, the astrology, the oriental sciences, the oriental subjects, the oriental philosophy was developed here in Jambudweep, means Nepal and Bharat, including the border from Iran to Indonesia, Malaysia, थाइल्यान्ड। ज्योतिष शास्त्रको प्रारम्भ मेसोपोटामियाको प्राचीन सभ्यतामा भएको थियो भनिन्छ। यसैगरी ग्रिस हुँदै भारत र नेपालमा ज्योतिष शास्त्र भित्रिएको भन्ने कुरा चाहिँ छ नि, जस्तो यहाँले केही प्रश्न पार्नु भएको छ, यही कुरा होला सायद, हैन? के भन्नुहुन्छ? मैं इस पे विश्वास नहीं करता, ये जो ग्रीस से मेसोपोटामिया से होकर के इधर जम्बूद्वीप में आया, नहीं। कतिपय ज्योतिष शास्त्रीले पनि यो भन्नुभएको छ क्या, कतिपय, लेकिन दिस इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। इसका खंडन होना चाहिए, ये बात सही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जम्बूद्वीप से, भारत नेपाल से, ये तो हिमालय के नॉर्थ का जो क्षेत्र है, ये ऋषियों का निवास स्थान, उनकी तपस्या स्थली रही है। और ये जो साइंस डेवलप किया गया, ओरिएंटल साइंस, ये हिमालय के नॉर्थ में, मीन्स नेपाल, इंडिया के क्षेत्र में, यहाँ से ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में ये गया, फैला। ईरान के लोग ले गए, उधर आपका अरब वाले लोग ले गए, और इसको भविष्य जानने की जो विधि है, अलग अलग विद्याओं का वहाँ पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आपको मैं बताऊँ, एक रमल शास्त्र है, जो इधर से जम्बूद्वीप से जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, जो पुस्तकें थी, वहाँ के विद्वान ले गए, उसको उन्होंने समझा और रमल शास्त्र का विकास किया। मैं ये भी मानता हूँ कि जो लाल किताब, रेड बुक, आपने भी सुना होगा, लाल बुक, उसकी जो मूल पुस्तकें हैं वो अभी उर्दू में मिलती हैं। और ज्योतिष शास्त्र का जो वैदिक प्रक्रिया है, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है और लाल किताब में एक बेसिक अंतर है। वैदिक ज्योतिष में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन रेड बुक में, लाल किताब में ऐसा नहीं है। तो ये जो
जम्बूद्वीप से जो नॉलेज बाहर गया, उन लोगों को जितना समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने भविष्य जानने की टेक्निक, विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग रूपों को उन्होंने अपने स्तर पे विकास किया। लेकिन ये विद्या मूल रूप से जम्बूद्वीप की है, भारत और नेपाल की है। यो वेदमा सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान निहित रहेको कुरा कतिपय पश्चिममा विद्वानले पनि स्वीकार गरेका छन्। यो ज्योतिष शास्त्र चाहिँ सबै थोक हो, यो चाहिँ विज्ञानको आधार हो, इन्भेस्टिगेसनको आधार हो, डिस्कभरी वा खोजको आधार हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् नि। उनीहरू कसरी स्वीकार गर्न बाध्य भए यो ज्योतिष विज्ञानलाई भन्नुहुन्छ यहाँ? बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। ज्योतिष शास्त्र या जो वेद है, ज्योतिष शास्त्र को हम वेद भी बोल सकते हैं, वेद का एक अंग है। मैंने शुरू में ही बताया कि उसमें संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज है, उसका रूट, उसका बीज वहाँ पे पड़ा हुआ है। साइंस का, विज्ञान का बीज भी वहाँ पे है। लेकिन थोड़ी दिक्कत ये होती है, पश्चिम के बहुत सारे विद्वानों ने ये माना कि वेद ही इस सृष्टि का, इस मानव सभ्यता का प्रथम विज्ञान ग्रंथ है। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं, जब उनको देखा गया, अध्ययन किया गया, तो इस तरह की गहराई, इस तरह की प्राचीनता उनमें नहीं दिखाई दी। तो विद्वानों ने इस बात को ढकने का, दबाने का भी प्रयास हुआ। जो सही चीज़ें हैं, वो जो जम्बूद्वीप के लोग हैं, जो उनकी महानता है, जो उनका अपना गौरव है, जो महत्व है, उसको इतिहास में दबाने का प्रयास किया गया। तो वो लोग बात इसलिए हुए क्योंकि जब साइंस आगे बढ़ा और जब हमारे जो ऋषियों का विज्ञान था, वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, तो दोनों जब वाइब्रेशन के लेवल पे पहुँचे, हर चीज़ का वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन के लेवल पे पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि जो वेद में बताया गया है वही हम, उसी दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें बाध्य होना पड़ा। अधिकांश हिन्दूहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बी जो छन् नि, जुन अन्य धर्म जति पनि छन् संसारमा, हैन, ती धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ ज्योतिष शास्त्रमा कतिको विश्वास गर्छन्। यहाँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ, विश्व ज्योतिषको बारेमा बुझ्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? बिल्कुल सही कहा आपने। आज ज्योतिष शास्त्र पूरे विश्व में है और ख़ास करके जो वैदिक ज्योतिष है, जो वेद का ज्योतिष है, उसके प्रैक्टिशनर, उसके अभ्यासक, मैं वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन, साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन, इन दोनों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इन दोनों संस्थाओं का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से देश विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ के लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया। बहुत सारे देशों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है। ईरान जैसा मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे हमारे वैदिक ज्योतिष के विद्वान हैं। मुस्लिममा पनि त ज्योतिष शास्त्र छन्, उनीहरू पनि त भविष्यवाणी गर्छन् नि। त्यहाँको ज्योतिष शास्त्र चाहिँ कस्तो छ, कतिको विश्वसनीय छ, र उनीहरूले हिन्दूको ज्योतिष शास्त्रलाई फलो गरेका हुन् अथवा कमजोरी भएर हो कि? अलिकति डिफरेंस था, अलिकति डिफरेंट छ। हजुर। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है, सबके रूट में वैदिक ज्योतिष ही है। यहीं से सारी विद्याएं इवॉल्व हुई। ये बात वो लोग भी मानते हैं, जितने भी वैदेशिक हैं, बाहर के विद्वान हैं, वो मानते हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम, एवरी हम लोगों का इंटरेक्शन सभी धर्मों के लोगों के साथ होता है। क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैसा आपने बताया मुस्लिम्स, वो लोग इस बात को मानते हैं कि सबका आधार वैदिक ज्योतिष ही है और वैदिक ज्योतिष से ही ये सारी चीज़ निकल करके आए। जब उन लोगों को अपने देश की विद्या के माध्यम से फोरकास्टिंग या समस्या का समाधान पाने में दिक्कत होती है, समस्या महसूस होती है, तो फिर वो वैदिक ज्योतिष का आश्रय लेते हैं। जस्तो क्रिश्चियनहरू पनि धर्मलाई मान्छन् भन्ने कुरा त अब यो 25 डिसेम्बर को उनीहरूले सेलिब्रेसन गरेको पर्वले पनि देखाउँछ। उनीहरूले चाहिँ ज्योतिषमा विश्वास गर्ने आधार के छ, उनीहरूले चाहिँ कसरी भविष्यवाणी गर्छन् वा गर्दैनन्, के छ, केही छ कि छैन, तिनीहरूको बारेमा के अनुसन्धान गर्नुभएको छ यहाँले? बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक है जो चंद्रमा के आधार पे कैलकुलेशन होता है और दूसरा जो है वो सूर्य के आधार पे कैलकुलेशन होता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य के मूवमेंट के आधार पे है। मतलब पृथ्वी का जो सूर्य के सापेक्ष जो मूवमेंट होता है
उसके अनुसार है, ग्रेगरियन कैलेंडर। उसको हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन जो ऋषियों ने, हमारे यहाँ जम्बूद्वीप के ऋषियों ने जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का विकास किया, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही आगे की बात है। जैसे एक होता है ना कि प्रतिस्पर्धा में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। कभी भी जो सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, कभी भी वो संकीर्ण नहीं हो सकते, वो सबको स्वीकार करते हैं। हमारा जम्बूद्वीप का तो ये मोटो है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी है, अपनी है, अपने लोग हैं सारे। तो वहाँ पे बाहर के कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है। और सूर्य के गति के सिद्धांत के आधार पे जो पृथ्वी की गति है, बेसिकली सूर्य तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो सूर्य के मूवमेंट, पृथ्वी के मूवमेंट जो सूर्य के चारों ओर होता है, उसके आधार पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है। और जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो चंद्रमा के मूवमेंट के आधार पे भी है और सूर्य के मूवमेंट पे भी वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे नेपाल में हर साल मेष संक्रांति से वर्ष की शुरुआत होती है, ये सूर्य का मूवमेंट है। जितने भी हमारे ज़्यादातर पर्व त्यौहार होते हैं, चाड़ हो गया यहाँ नेपाल में, हमारे यहाँ दिवाली हो गई, जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, वो चंद्रमा के क्यालकुलेसन के आधार पर। यहाँलाई के लाग्छ, जस्तै अब हिन्दू राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्रहरूमा, संसारका विभिन्न राष्ट्रमध्येमा सबैभन्दा बढी ज्योतिषमा विश्वास गर्ने राष्ट्र तपाईँले कुनै त्यस्तो निर्कल निकाल्नु भएको छ, कुन होला? नेपाल भारत बाहेक? नेपाल और भारत को छोड़ करके बाहर, हजुर, नेपाल भारत के बाहर हमारे बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी विद्वान हैं, वहाँ भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे कंट्री में वैदिक ज्योतिष के मानने वाले लोग, उसको जानने वाले लोग वहाँ पे हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, आपका दुबई में, यूएई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स हैं, लवर्स हैं वहाँ पे। तो आज एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे जो संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, और ये एक अप्लाइड साइंस भी, जिसको हम कह सकते हैं कि रोजगारोन्मुखी, रोजगार देने वाला, जॉब देने वाला एक साइंस के रूप में भी इसको डेवलप किया जाए, सामने वाले को इसका फ़ायदा मिले और जो इसका प्रैक्टिस करता है उसको भी कुछ अर्थ लाभ हो। इस हिसाब से हम लोग ज्योतिष शास्त्र को विश्व के कई देशों में ले जाने में आज के ज़माने में सफल हुए हैं संस्थाओं के माध्यम से। क्रिश्चियनमा होस् अथवा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले अथवा मुस्लिम धर्मावलम्बीले पनि यो अर्थमेटिक फर्मुलाको आधारबाटै भविष्यवाणी गर्ने हो या अर्को केही छ त्यसमा विधि? वेरी गुड। जो अर्थमेटिक है, संख्या, नंबर्स, उसका विकास तो मेनली जम्बूद्वीप में ही हुआ, भारत में हुआ। आर्यभट्ट के द्वारा माना जाता है कि नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन ग्रीक के विद्वानों ने भी इस दिशा में प्रयास किया। हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी एक है, संख्या शास्त्र, उसमें जो पाइथागोरियन मेथड है, क्लैडियन मेथड है, ये दो मेथड वहाँ पे हैं पाइथागोरियन। तो वो पाइथागोरस ग्रीक के थे, विद्वान थे, उनके कैलकुलेशन के आधार पे उसको आगे डेवलप किया। क्लैडियन, ये भी यूरोपियन विद्वान थे। तो उन लोगों का भी योगदान है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इसका वास्तु भी एक पार्ट है, न्यूमरोलॉजी है, रमल है, लाल किताब है, और भी कुल मिलाकर के लगभग 107-8 भविष्य जानने की विद्याएं पूरी दुनिया में डेवलप की गई हैं। तो यूरोप में भी है, और उनका जो कैलकुलेशन है नंबर्स के आधार पे, उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, उसके आधार पे प्रेडिक्शन, वो भी काफ़ी सटीक है, उसमें सटीकता है। एउटा कुरा नि, जस्तै अब जति ज्योतिष शास्त्रमा अथवा जति ज्योतिष विज्ञहरूले, ज्योतिषीहरूले मानव मात्रको जुन भविष्य हेर्छन् नि, त्यो भविष्यमा चाहिँ हुबहु मिल्नु, ठ्याक्कै भविष्य भनेको पुग्नु, वर्तमान भूत भविष्य, त्यो कसरी सम्भव भएको होला? त्यो अर्थमेटिक फर्मुला लागू गरेर यो प्रश्न गरिदिनुहोस् न।
ज्योतिष शास्त्र में हम कैलकुलेशन करते हैं, ग्रहों का कैलकुलेशन करते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है वो एनर्जी कन्फिग्रेशन का ही रूप है। तो उस एनर्जी को अगर हम जान लेते हैं किसी भी कैलकुलेशन के माध्यम से, तो वो फिर हमें उसकी जानकारी हो जाएगी कि ये एनर्जी कहाँ पे किस समय में कौन सी घटना घटा सकती है। तो जब भी किसी जातक के भविष्य को जानना होता है या आने वाले समय को जानना होता है, तो आज तो सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से हम वो डेटा उसमें डालते हैं और जो कैलकुलेशन निकल करके आती है उसके आधार पे कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक होता है। जैसे गणित में 2 + 2 4 होता है, वैसे ही हमारे एस्ट्रोलॉजी में अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो प्रेडिक्शन एकदम 100% सही आता है और वो मिलता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि ये कैसे हुआ। तो ऑल थिंग डिपेंड्स हाउ वी कैलकुलेट एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी अफ कैलकुलेशन। यहाँ ज्योतिषी हुनुभएको कति वर्ष भयो? मेरो more than 25 years. 25 इयर्समा When I was at the age of 13 years, I began with palmistry. फ्रम पामिस्ट्री। Yes, of course. अनि अहिलेसम्म को ग्रेट पर्सनको चाहिँ तपाईँले चिना हेर्नुभएको छ, भविष्यवाणी गर्नुभएको छ? कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू यहाँ समक्ष आएका छन् त भविष्यवाणी खोज्दै अथवा आफ्नो भविष्य खोज्दै? हाँ, जब ज्योतिष शास्त्र की हमारी यात्रा शुरू हुई, और मैं कहूँगा कि जो भी इस क्षेत्र में आता है उसको थोड़ा साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, और सौभाग्य से मेरी शिक्षा साइंस में भी हुई, ज्योतिष शास्त्र जो भी पूर्वीय वांग्मय है उसमें भी हुई। तो अपने रिसर्च के दौरान, खोज के दौरान हम जब अलग अलग व्यक्तियों से मिले, उनका डेटा लिया, कलेक्शन किया। डेटा कलेक्शन के बाद जो हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के आधार पे हमने देखा कि जो घटनाएं घट रही हैं उनके जीवन में या घटी हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उन तीनों का हमने एक संकलन तैयार किया, इकट्ठा किया, तो देखा कि ये हूबहू वैसे ही होता है। तो इससे क्या हुआ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इस शास्त्र के ऊपर भरोसा वो बढ़ा। और हमारे क्षेत्र में बहुत से विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। इंडिया में भी किया है, नेपाल में भी किया है। आज भी यहाँ नेपाल की धरती पे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो हस्तरेखा देख करके ही सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं और उनकी भविष्यवाणी 100% सटीक आती है। तपाईँले कुन कुन ठुला नेताहरूको भारतमा हात हेरिदिनु भएको छ वा भविष्य हेरिदिनु भएको छ? नेपालमा कसको हेरिदिनु भएको छ? हाँ, बिल्कुल। त्यस्ता कोही व्यक्तिको उदाहरण दिनुहुन्छ कि? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कल ही मैं एक यहाँ नेपाल के पूर्व मंत्री हैं, उनके घर पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने जन्म पत्रिका का जो भी विवरण होता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पे कैलकुलेशन किया। और हमारे यहाँ भारत में भी हमारे पास, हम लोगों के पास हर क्षेत्र के लोग आते हैं। जो मीडिया के लोग हैं वो भी आते हैं, फिल्म सेक्टर से भी लोग आते हैं, राजनेता भी आते हैं, और बहुत सारे नेताओं की जो बहुत पर्टिकुलर्स हैं, जो जन्म का विवरण है वो ऑनलाइन पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। तो हम लोग उसके माध्यम से भी कैलकुलेशन करते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि यहाँ पे निजता, व्यक्तिगता का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति आते हैं राजनीतिक। यहाँले भनेको कुरा, यहाँले हेरिदिएको कुरा पुगेको छ उहाँहरूलाई, हैन? कतिपय नेताहरू त ज्योतिषीकोमा पुग्ने गर्छन्। म प्रधानमन्त्री हुन्छु हुन्न, म मन्त्री हुन्छु हुन्न, मेरो दशाग्रह कस्तो छ, ठुला बिजनेसम्यानहरू लगायत सबै पुग्ने गर्छन्। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हर व्यक्ति को इस शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, इस शास्त्र का लाभ लेना चाहिए। बिजनेसमैन भी आते हैं, नेता भी आते हैं, और उनको आना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ या आगे करने में क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो उनको पता होगा। ज्योतिष शास्त्र का 2 उद्देश्य है। एक तो ये कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, और दूसरा जो ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू है कि
कि जब हम कैलकुलेशन के आधार पे ये जान लेते हैं कि ये पॉजिटिविटी है और ये निगेटिविटी है, तो पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं और निगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज़ करें जिससे कि समस्याएं कम हो, हर्डल्स कम हो और हमको एक दिशा प्राप्त हो। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासक बोलते हैं कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है। के छ भने नि ज्योतिष शास्त्र यसै गरी ज्योतिषी र धार्मिक गुरुकामा कमै मात्रामा नेताहरू जाने गर्छन्। राजनीतिको कुरा गरौँ यहाँ, उनीहरू के यो धार्मिक गुरु र ज्योतिषीलाई चिन्न नसकेर हो या धर्ममा विश्वास नगरेर हो या उनीहरू चाहिँ ज्योतिष र धार्मिक गुरुकोमा जानुपर्ने हो कि होइन? नेताहरू के भन्नुहुन्छ? जस्तै भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई हेर्छौँ भने धेरै उहाँ ज्योतिषकोमा जानुहुन्छ, मठ मन्दिर पूजामा जानुहुन्छ उहाँ, होइन? तर भारतकै धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्न, ज्योतिषीका अलिकति पनि सल्लाह लिनुहुन्न। नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, केहीले विश्वास गर्नुहुन्छ, केहीले विश्वास गर्नु। अधिकांशले धार्मिक गुरु र ज्योतिषहरूलाई चाहिँ चिन्न नसकेको हो कि उनीहरूले के गर्नुपर्छ चिन्न नसकेको हो भने यहाँ के भन्नुहुन्छ? जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है, मैंने शुरू में ही कहा कि कर्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान जो है वो ज्योतिष है, वो विद्या है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये जान लेगा कि हमको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास करने के लिए जो आवश्यक शक्ति चाहिए, जो पावर चाहिए, वो अगर उसको किसी माध्यम से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में अच्छा करेगा। तो जो लोग भी नेता हैं, जो धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो उनको लाभ होता है, उन्हें दिशा प्राप्त होती है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ब्रह्मांड की जो मूल ऊर्जा है वो उसकी साधना करने से, ज्योतिष में जो भी ज्योतिष के अभ्यासक होते हैं उनको भी ये करना चाहिए कि अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी चेतना को, अपने एनर्जी लेवल को ऊंचे स्तर पर लेकर के जाएं। उससे जो भी व्यक्ति उनके पास आता है उनका वो सही से मार्गदर्शन कर पाएंगे और वो व्यक्ति उस विद्या का आश्रय लेकर के अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। और मैं सलाह दूंगा, मैं कहूँगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, एक्टर्स हो, उनको एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान का, महाविज्ञान का, मैं तो इसे महाविज्ञान कहता हूँ, उसका आश्रय लेना चाहिए और लेकर के अपने कर्म मार्ग को, अपने कर्म के पथ को प्रशस्त करना चाहिए। नेताले ज्योतिषी र धार्मिक गुरुसँग सल्लाह लिएनन् भने यसै गरी विभिन्न व्यापार व्यवसाय वा विभिन्न काम गर्नेहरूले पनि ज्योतिषीसँग र धार्मिक गुरुसँग सल्लाह लिएनन् भने त्यो व्यक्तिको पनि विकास हुँदैन, त्यो देशको पनि विकास हुँदैन भन्ने कुरा हो यहाँको। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था कि व्यक्ति को लाभ तो होता ही है और जब व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे, उसके द्वारा काम अच्छा किया जाएगा तो उसका लाभ समाज को और राष्ट्र को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम समाज के, सोसाइटी के एक अंग हैं, एक यूनिट हैं। सोसाइटी हमको बहुत कुछ देती है और जब वो व्यक्ति अच्छा कर्म करके, महान कर्म करके, अपने कर्म पथ को प्रशस्त करके जब आगे बढ़ता है तो वो समाज को फिर वापस करता है, जो कुछ भी उसको समाज से मिला हुआ होता है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का लाभ लेगा, आध्यात्मिकता का लाभ लेता है, उसको लाभ होगा, तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र को लाभ होना निश्चित है। अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ हामी, अध्यात्मको सम्बन्धमा। नेपाल र भारतमा यो विज्ञानको विकास सँगसँगै, आधुनिकताको विकास सँगसँगै यो अध्यात्म चाहिँ अलिक पछाडि पर्दै गएको हो अहिलेको पछिल्लो समयमा? यदि हो भने कसको के भूमिका हुनु पर्ला अध्यात्मवादको विकास गर्नको लागि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? हमारे मानव जीवन का 4 लक्ष्य ऋषियों ने निर्धारित किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। द हाईएस्ट गोल, द सुप्रीम गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज मोक्ष। यहीं से आध्यात्मिकता का मार्ग हमको दिखाई देता है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है तो इन बाकी 3 चीज़ों को, धर्म, अर्थ, काम, इन सभी को हम इस प्रकार से निर्देशित करते हैं, संयमित करते हैं कि हम मोक्ष तक पहुंच सकें। आध्यात्मिकता ये हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अभ्यास हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि धर्म, अर्थ और काम वो मोक्ष के तरफ गतिमान हो। केवल हम अर्थ की कामना करके
संसार में न बैठे रहें। केवल धर्म, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कर्म करना भी आवश्यक है, और धर्म हमें कर्म करने की शिक्षा देता है, अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता है, ऐसे कर्म जो व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी अच्छा होता है। तो जीवन में इन चारों साधनों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य मात्र, मानवता इन चारों साधनों को अपना करके अपने जीवन में संसार की चीज़ों को भी प्राप्त कर सकती है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है। और ये हमारे ऋषियों का यही निर्देश है, जो हम लोगों का वैदिक सिस्टम, जो हम लोगों का वैदिक वे ऑफ स्टाइल है, उसका यही सार है कि हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करें। अब हामी यो संवादको अन्तिममा पनि रहेका छौँ हैन। नेपाल र भारतको धेरै रहन सहन मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, धर्म हरेक मिल्ने गर्छ हैन। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई यहाँ कसरी लिनुहुन्छ? अझ यो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको लागि, भातृत्वको विकास गर्नको लागि के गर्न आवश्यक छ होला? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो मानता हूँ, यद्यपि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, सोवरिन कंट्री है, सोवरिन नेशन है, इंडिया भी एक सोवरिन नेशन है। ये दो राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों का प्राण एक है, दोनों की चेतना एक है। और ये संबंध जो है आधुनिक युग से नहीं है, ये प्राचीन काल से है, सतयुग से है, त्रेता से है, राम जी और सीता जी के समय से है। और ये स्वाभाविक संबंध है। दोनों हमारे हिंदू राष्ट्र, पहले नेपाल हुआ करता था, और मैं तो चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि फिर उस स्टेटस को, जब हम लोग बच्चे थे तो पढ़ा करते थे कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र वो नेपाल। तो भारत में भी हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो अनादिकाल से है और ये चलता रहेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बेटियों की शादी यहाँ होती है, यहाँ की बेटियों की शादी हमारे यहाँ होती है, और लोग बोलते भी हैं कि भारत और नेपाल के बीच तो बेटी रोटी का संबंध है। हमारे यहाँ का बॉर्डर ओपन है, लोग आ जा सकते हैं बिना किसी बाधा के, और ये चिरकाल से होता आया है। जो नेपाल के उत्तर का जो ये जम्बूद्वीप का क्षेत्र है, ये प्रकृति द्वारा भी रक्षित है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि कैलकुलेशन के आधार पे पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बनता है, हर 12,500 साल में ग्रीष्म और शीत युग आते हैं। हिमालय के द्वारा रक्षित होने के कारण नेपाल, भारत, जो जम्बूद्वीप की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बच जाती है। लेकिन जो बाहरी दुनिया की सभ्यता है, यूरोपियन कल्चर है या और भी कल्चर है, सभ्यता है, वो शीत युग और ग्रीष्म युग के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए वहाँ बहुत पुराना इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में नेपाल का, भारत का इतिहास तो सदियों पुराना है, युगों पुराना है, सदियों नहीं, युगों पुराना है, सतयुग से है, त्रेता से है। उसका इतिहास पुराण के रूप में हमें मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस जम्बूद्वीप के भूमि पे हम लोगों का जन्म हुआ, जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भारत और नेपाल के लोगों को संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहिए। जो हमारे बीच सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है, उसको और मजबूत करना चाहिए, और ये हो भी रहा है। हम ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में हैं, यहाँ के विद्वान हमारे यहाँ जाते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। वहाँ के विद्वान हम यहाँ आते हैं, नेपाल में आते हैं। तो इस स्तर पे भी हम लोगों का संबंध बहुत मजबूत है और बहुत लंबे समय से मजबूत है। अशोक मिश्रजी, अब भने हामी यो विशेष संवादको अन्तिममा छौँ। नेपाल खोज अनलाइन टिभीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक स्वागत। मैं फिर से आप सभी को और नेपाल ऑनलाइन खोज टीवी को धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से। दर्शकों को भी मैं हार्दिक अभिवादन व्यक्त करता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि आपने जिस उद्देश्य को लेकर के इस चैनल की शुरुआत की है, वो उद्देश्य पूरा हो और नेपाल
सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो, यहाँ की व्यवस्था और भी अच्छी बने। आज भी व्यवस्था अच्छी है, और भी अच्छी बने, ऐसी मैं शुभकामना आपको और आपके दर्शकों को देता हूँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ भारत च्याप्टरका सभापति एवं विश्व ज्योतिष महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष अशोक मिश्रसँग कुराकानी गर्यौं। नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।